तो बिजनेस में तो चलती है एक्रूअल बेस एंट्री के, आपको बिल रिसीव हुआ, आपने पकड़ के अकाउंट्स में डाल दिया, वहां काम चल जाता है। लेकिन जब आते हैं ना हमारे आप सैलरी के चैप्टर में, तो वहां पे सिर्फ वो इनकम इंक्लूड होती है जो आपको रिसीव हुई है, जो रिसीव नहीं हुई वो काउंट नहीं होती। यानी आप ये कह सकते हैं कि वो सैलरी सिर्फ शामिल की जाएगी विच इज रिसीव्ड। तो इनकम फ्रॉम सैलरी के चैप्टर में अक्रूअल बेस काम नहीं होगा, नॉट ऑन अक्रूअल बेस, बल्कि ऑन रिसीवेबल बेस। तो कहता है एनी सैलरी रिसीव बाय एन एम्प्लॉय अदर देन एग्जम्प्ट सैलरी। कुछ चीजें एग्जम्प्ट होती है ना, जैसे आपने खर्चा किया किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए, खर्चा किया, तो वो पैसे अगर मालिक दे रहा है तो वो सैलरी नहीं है। वो तो आप गए थे इस्लामाबाद, आपने मोटरवे का टोल टैक्स दिया था, हमने टोल टैक्स ही दिया है, वो टैक्स से क्या है, एग्जेम्प्टेड है। लेकिन जो तुम्हें सैलरी मिल रही है, एनी सैलरी रिसीव बाय एन एम्प्लॉय शेल बी चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी एंड सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेस। तो ये कब होगा, जब तुम्हें रकम वसूल हो जाएगी उस वक्त लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे। तो सैलरी पे टैक्स कब लगाएंगे, जब पैसे तुम्हारी जेब में आ जाएंगे। क्लियर जी, पहली बात तो ये। अब देखिए इस बात को समझाने के लिए हमने क्या किया, इस बात को समझाने के लिए हमने यहां पे एक सवाल रखा। मिस्टर माइकल is citizen of Pakistan working with the JPG Private Limited as their head of treasury for the last 15 years. He has provided you that the following information for year ended on 30 जून 2022। यानी हम ये कह सकते हैं कि टैक्स ईयर 2022, टैक्स ईयर 2022। पहली मालूमात ये है कि सैलरी वाज 3 लाख पर मंथ इंक्लूसिव फॉर अलाउंसेस टिल जून 2030, सॉरी जून 2021, विच वाज इंक्रीज टू 4 लाख पर मंथ इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई। तो पहली बात जो समझनी पड़ेगी वो क्या होगी कि जो सैलरी रिसीव्ड हुई है ना इन साहब को, सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी, तो जो सैलरी रिसीव्ड हुई है ना इनको, आपको वो लेनी है। तो इनको जो सैलरी रिसीव्ड होगी ना, इनको एक सैलरी 3 लाख ही रिसीव होगी। एक सैलरी इनको कितनी होगी, 3 लाख। अच्छा वो 3 लाख क्यों होगी, क्योंकि पिछले महीने की तनख्वाह अगले महीने मिलती है, और तनख्वाह में इजाफा कब किया गया सैलरी में, 1 जुलाई को। तो वो जाके कब मिलेगा आपको, 1 जुलाई का इंक्रीमेंट जाके आपको मिलेगा कब, अगस्त में मिलेगा। इसलिए एक सैलरी जो ना आपकी वो क्या होगी, 3 लाख ही होगी, और 11 सैलरियां आपकी कितनी होंगी, 4 लाख होंगी। ठीक है, अच्छा नहीं एक मिनट जरा देख लीजिए, कोई ऐसी बात तो नहीं इसके अंदर। ठीक है जी, द सैलरी अलाउंसेस डिपॉजिट्स टू ईच एम्प्लॉइज बैंक कितने में, 8 वर्किंग डे में होते हैं। और ऑन 31 दिसंबर माइकल ऑप्ट फॉर अर्ली रिटायरमेंट ऑप्शन ऑफ दिस टैक्स ईयर एंड फाइनल सेटलमेंट वाज मेड ऑन 8 जुलाई। इसका मतलब कब छोड़ के चला गया, ये तो 31 दिसंबर छोड़ के चला गया, तो सैलरियां टोटल 6 बनेंगी, क्या ख्याल है। और ये जो 6 सैलरियां बनेंगी इसकी टोटल, उसमें से फिर 5 सैलरियां होंगी, सिर्फ कितनी, 5 सैलरियां होंगी जो कितने की होंगी, 4 लाख की। और एक सैलरी कितनी होगी, तो 20 लाख रुपया यहां से इन्हें मिलेगा। तो टोटल सैलरी कितनी बनेगी, 23 लाख रुपया बनेगा टोटल। कितना बनेगा, 23 लाख। क्यों, दिसंबर में छोड़ गया ना यार, दिसंबर में छोड़ गया, तो लिहाजा इस साल की 5 सैलरियां वो मिलेंगी और एक इसको आधी सैलरी मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें ना, तो ये साहब जो है सैलरी अलाउंसेस और डिपॉजिट, ये डिपॉजिट कर दिए जाएंगे, और जाके सेटलमेंट कब मिली से, 8 जुलाई 2022 को। तो हम यहां लिख देंगे कि ये तो यहां से आ गया, लेकिन जो इसकी
बाकी सेटलमेंट जाके हुई है वो नेक्स्ट ईयर में चली जाएगी। कब चली जाएगी? नेक्स्ट ईयर में इसकी सेटलमेंट चली जाएगी। किस चीज की सेटलमेंट? रिटायरमेंट बेनिफिट की। रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्यों अगले साल में क्यों जाएंगे जी? क्योंकि वो 8 जुलाई 2022 में जाके सेटल हुए, तो अगले साल चले जाएंगे। क्लियर जी? अच्छा, लेकिन इस साल एक सैलरी क्यों 3 लाख की थी? क्योंकि जो जून की सैलरी थी वो जुलाई में मिली ना, 8 को मिलती है, तो पिछली वाली सैलरी तो 3 लाख थी, यकम जुलाई को 4 लाख की ना आपने, तो यकम जुलाई वाली सैलरी कब मिली? अगस्त में। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और उसके बाद वो वाइंड अप कर गया। ठीक है जी? अच्छा, तो अब बच्चों अगर वो वाइंड अप कर गया है इस चीज को एंड देन इट इज डन, और ये बात जो है वाइंड अप हो गई, तो रिक्वायर्ड क्या? बिलास टैक्सेबल इनकम फॉर द टैक्स ईयर 2022। तो 2022 की जो टैक्स ईयर मैंने वो यही बनती। ये सेटलमेंट कहां चली जाएगी? ये नेक्स्ट ईयर चली जाएगी। जुलाई की भी है, तो ठीक है 6 कर देते हैं। ये लीजिए 6 कर दीजिए। अब इसको 24 कर दूं, पक्की बात है? फिर दोबारा काउंट कर लो। अच्छा, तो ये 27 कर दूं। अच्छा बच्चों, बात पता है इन्होंने क्या कही? इन्होंने कहा जी कि उसने दिसंबर का महीना पूरा काम किया, तो जनवरी को उसे तनख्वाह तो मिलेगी 8 जनवरी को। क्या हाल है? तो वो सैलरी उसकी पहली पिछली वाली आई है 3 लाख की, फिर उसे एक सैलरी मिली जुलाई की, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से जुलाई और दिसंबर। ठीक है, जून की मिली थी, जून की मिली, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाँ 6 सैलरी होगी। ठीक होगी बात? ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। मिलने पे बात समझ आई क्या है कि जुलाई में जब आया था तो 4 लाख सैलरी हो चुकी थी ना, वो एक सैलरी तो पिछले साल की थी, वो तो सरप्लस आनी थी। वो जब भी आप जॉब छोड़ेंगे ना, जिस मंथ भी पूरा मंथ करके छोड़ेंगे, तो उसकी सैलरी बाद में आएगी। तो वो 6 सैलरी है इस साल की, एक सैलरी पिछले साल की, क्योंकि वो 8 को मिलती है तो वो अगले साल में चली जाती। क्लियर? इसका मतलब हमें ये याद रखना पड़ेगा कि हमारा साल शुरू होता है 1 जुलाई को, खत्म होता है 30 जून को। कोई भी कंपनी अगर सैलरी 5 को दे रही है, 30th को नहीं दे रही, तो वो एक सैलरी इधर से इधर जंप करेगी। ठीक है? और अगर कोई रिटायरमेंट यहां लेगा तो उसकी सैलरी आगे जाएगी, और अगर दरमियान में लेगा, जैसे दिसंबर के एंड पे लिया, तो सैलरी जाके मिलेगी कब? जनवरी। काउंट होगी, टैक्स ईयर है ना, रिसीव हो गई, तो नहीं टैक्स ईयर में क्यों होगी? देखिए दिसंबर की सैलरी जनवरी में हुई ना, दिसंबर की सैलरी जनवरी में हुई, तो जनवरी अगला साल तो नहीं, हमारा साल तो चल रहा है जुलाई तक। ठीक है ना? 30 जून तक जा रहा है ना, 30 जून तक है, तो बाउंड्री के अंदर ही है ना। बाउंड्री जाकर खत्म हो रही कब? 30 जून को। ये कब ले रहा है? जनवरी। ठीक होगी बात? ये तो आपने जहन पता है क्या चल रहा है? जनवरी टू दिसंबर साल है, यही तो गलत कॉन्सेप्ट है हमारा। इसी के लिए तो चैप्टर 4 पढ़ाया था आपको कि हमारा साल कौन सा है? जुलाई से जून तक। डन हो गया जी? अच्छा चलिए, अब देखिए आगे आ गया, कहते हैं इंप्लॉय रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर पे एंड अदर रेवेन्यू। अच्छा, इंप्लॉय जो है वो पे भी रिसीव करता है, और क्या रिसीव करता है? अदर बेनिफिट। अब ये अदर बेनिफिट पे टैक्स ना लगाएं, क्या ख्याल है? नहीं जी, अदर बेनिफिट में भी टैक्स होता है। अब अदर बेनिफिट में क्या हो सकता है? सैलरी रिसीव एन एम्प्लॉय फ्रॉम एन वेदर ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल इन नेचर। ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक बंदा गोल्डन शेक हैंड ले ले, तो गोल्डन शेक हैंड में क्या होगा? पिछले कई सालों से कुछ पैसे कट कट के प्रोविडेंट में गए होंगे, ग्रेच्युटी में पड़े होंगे, वो सारे इकट्ठे आ जाएंगे। और गोल्डन शेक हैंड में एक काम और होता है, पिछले साल जितने सर्विस के रहते हैं उन सब की सैलरी आज मिल जाएगी। इसी को गोल्डन शेक हैंड कहते हैं ना, कि सरकारी मुलाजिम कहते हैं तुम्हारी 25 साल की है ना सर्विस, तो कितने साल हो गए? कहते हैं जी 20 साल हो गए। अच्छा चलो ऐसा करो, अगले 5 साल की सैलरियां इकट्ठी ले लो हमारे से, और आज ही वाइंड अप करके रिटायर होकर चले। तो ये क्या बन गया? कैपिटल इन नेचर। एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया ना
जैसे आप फाइनेंस में पढ़ते हो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो वो आप बाद में लेते हो, और ये क्या है, ये आप आज ही ले रहे हो करंट वैल्यू पे। क्लियर? तो अब फ्यूचर की सैलरियां प्रेजेंट वैल्यू पे आज ले लो और गोल्डन शेक हैंड के चले जाओ। तो ये क्या बन गया, कैपिटल नेचर बन गया। और आपको याद है ये स्कीम कैसे होती है? क्यों जी, कुछ समझ आई बात की? 25 साल तुम्हारी सर्विस है, 20 साल हो गई है, अगले 5 साल की तनख्वाहें लो, अभी निकल दो, और पेंशन फंड भी तय कर लो, पेंशन कितनी होगी उसके अंदर। आई थिंक पेंशन उतनी ही रहती है जितनी उस वक्त होती है, इसलिए लोग गोल्डन शेक हैंड ले लेते हैं। मुझे किसी ने बताया था कि पेंशन पहले बढ़ती है और फिर एक लेवल के बाद गिरना शुरू हो जाती है। तो गोल्डन शेक हैंड लेने का एक फायदा ही होता है कि जब पीक पे होती है ना आपकी वो पेंशन, तो उस वक्त आप रिटायरमेंट ले लें, अगली सैलरियां भी मिल जाएंगी आपको और आपकी पेंशन भी बड़ी ज्यादा होगी। एनीवे, ये उनकी अपनी स्कीम है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं हमारे लेक्चर से। अच्छा, एनी पे वेजेस आर रिन्यूमरेशन, ये कल बात हुई थी आपके साथ थोड़ी। कहता है एनी पे वेजेस आर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय, ये भी टैक्सेबल है। अच्छा, पे तो सैलरी है, अगर वो मेहनत के हिसाब से तो वेज हो गई, डायरेक्ट लेबर में अगर आप, और अगर इसके साथ कोई और मुआवजा अटैच है तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। अब उसकी तफसील आगे क्या बताता है। लीव पे, लीव पे क्या होती है, साल भर में 16 लीव आपको अलाउ होती है, और वो जो लीव आप लेते हैं उसकी पे आपको मिलती है नहीं मिलती? क्या ऐसा होता है आप बीमारी की अर्जी भेजे वो पे काट, ऐसा तो नहीं होता। तो ये पे मिली, तो जब आपको 16 छुट्टियां अवेल करने पर पे मिली है तो इसका मतलब है इसको क्या कह देंगे, क्योंकि आपने छुट्टी भी वेल की, पे भी मिली। लेकिन बात का ऐसा होता है कोई बंदा ये 16 छुट्टियां भी नहीं लेता, कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि कंपनी कहती है नहीं नहीं यार बच्चों के पेपर है, छुट्टियां नहीं ले सकते, तो ये 16 छुट्टियां भी काम करें। मैं नहीं साल की छुट्टियां मेरी। अच्छा यार तुम ऐसा करो, ये छुट्टियों के ना ये जो पे है ना, ये तो मिलेगी, लेकिन इसके साथ क्या है, वो जो तूने छुट्टी नहीं ना की तो 16 दिन के पैसे तुझे और दे देंगे। क्यों? क्योंकि छुट्टियां अवेल नहीं की। तो इन लाई ऑफ लीव, उसके बदले, लाई का मतलब क्या है, लाई का मतलब क्या है, उसके बदले, यानी 16 छुट्टियां अलाउ थी तनख्वाह के अंदर अंदर, वो आप लेते तब भी तनख्वाह मिलनी थी। अब आपने वो छुट्टियां की नहीं कंपनी की खातिर, अब कंपनी क्या करेगी, वो छुट्टियां ना करने के इजाफी पैसे देगी आपको। ठीक है जी, अच्छा समझ आ रही बात की? ठीक है, इन तनख्वाह उतनी की उतनी और 16 छुट्टियां ना करने पर पैसे अलहदा। अच्छा, अब बच्चों ओवर टाइम के पैसे मिलते हैं। ओवर टाइम क्या होता है, 8 घंटे काम करना था, काम करना पड़ गया 10 घंटे, 2 घंटे एक्स्ट्रा काम किया तो उसके क्या करेंगे, पैसे मिलेंगे आपको। अच्छा, बोनस को भी देखा आपने? क्यों जी, स्पेशल बोनस होता है, या साल में आप 12 महीने काम करते हैं तो रूल यह है कि आपको सैलरियां 13 मिलती हैं। एक सैलरी क्या होती है, बोनस होती है। कमीशन, कमीशन आमतौर पे किसका होता है, सेल्स वालों का। जी तुम्हारी सैलरी है 40,000, लेकिन तुम जितने बैग बेचोगे ईच बैग 200 रुपया तुम्हारा होगा, ताकि वो ज्यादा बैग बेचे, ज्यादा कोशिश करे। आगे बच्चों क्या होता है, कोई फी देनी पड़ गई, कौन सी फी, टोल टैक्स ले लीजिए, काम करने के लिए टोल टैक्स पड़ गया गाड़ी पे। ग्रेचुटी, ग्रेचुटी समझते हैं ना, ये आगे चल के ज्यादा तफसील से आ जाएगी। ग्रेचुटी, ग्रेचुटी का मतलब ये होता है एक अमाउंट होती है जो इकट्ठी होती रहती है और जब वो रिटायर होते हैं तो फिर आपको इकट्ठी मिल जाती है। अच्छा, आगे आता है वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन के बारे में कल मैंने बात की थी आप लोगों से। कोई खतरा फेस कर रहे हैं आप बहुत बड़ा, तो उस खतरे के बदले में आपको क्या मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, है ना जी। खतरे के बदले में आपको कोई मुआवजा मिलेगा। जैसे कि एक फाइटर पायलट है, वो जहाज चला रहा है, तो जहाज की टेल पे क्या है, आग जल रही है, तो आपके जहाज की टेल पे क्या है, आग, और उसके परों के साथ क्या लगे हुए हैं, तेल के टैंक, तेल भी है और आग भी है, और साथ क्या लगा हुआ है, एक्सप्लोसिव, और उसके बीच में आप बैठे हुए, तो खतरा बहुत बड़ा आपने मोल लिया, और दुश्मन भी आपके पीछे, तो यानी कितने खतरात हैं। तो लिहाजा उसके बदले में कुछ स्पेशल देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं, ये होता है फ्लाइंग अलाउंस, होता है एयरफोर्स में दिया जाता है खतरा फेस करने, फ्लाइंग अलाउंस। इसी तरह वापडा में आपने देखा होगा
रात के वक्त जब आते बेचारे आके वो क्या कर दें 11,000 kV के साथ कनेक्ट करें जनरेटर को, उसको ट्रांसफार्मर को, तो क्या होता है खतरा फेस करते हैं ना, तो उसके उनको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलते होंगे। तो कौन कौन सी तनख्वाह आ गई बताइए जरा। छुट्टी करने पर भी तनख्वाह मिली, छुट्टी ना करने पर अजाफी तनख्वाह मिली, वक्त से ज्यादा काम करने पर ओवरटाइम मिला, साल की 12 की बजाय 13 सैलरियां मिली, ज्यादा यूनिट बेचने पर हर यूनिट पे क्या मिला कमीशन मिला, और कोई फी भरनी पड़ी तो फी भी मिली, और एक पैसा इकट्ठा होता रहा एक बास्केट में वो भी हमें मिला, और क्या हो गया खतरनाक वर्किंग कंडीशन को फेस करने पे भी आपको क्या मिला है ना जी। और हम देखा हमारे यहाँ टाइम बड़ा लोगों के पास, खतरे को और बड़ा खतरा बना देते हैं। वो बंदा बेचारा ट्रांसफर को कनेक्ट कर रहा होगा, नीचे एक बच्चा खड़ा हो गया, भाई भाई चिड़ी की नहीं। अच्छा इसी तरह एक बंदा बेचारा गटर में उतरा होगा, टॉक्सिक गैसेज है वहां पे, दो बंदे ऊपर खड़े होकर मशवरा देंगे यार इधरों की तरह पांच मारते है ना। आप देखो टाइम ही बहुत है ना। अच्छा तो लोग जो है बड़े हमारे पास तादाद में, आबादी बढ़ने का ये बड़ा नुकसान हुआ। अच्छा बच्चे मेरी बात समझ कि नहीं समझ रहे ना। अक्सर लोग आगे मुझे कहते हैं परक्विजिट क्या होता है। परक्विजिट्स होते हैं जैसे कि ना कोई ऐसी चीज जो आपके इस्तेमाल में भी आ जाए, वो भी आपको एम्प्लॉयर दे दे, जैसे गाड़ी होगी तो परक्विजिट के अंदर आपको मकान भी दे सकता है कि इस्तेमाल कर लो, गाड़ी भी दे सकता है, ठीक है जी। तो ये परक्विजिट्स होते हैं, ये भी सैलरी का हिस्सा होते हैं, इस पे भी टैक्स लगेगा। क्यों कि भाई गाड़ी तुम्हें दी गई है, इस्तेमाल तो कर रहे हो ना, तो इसका टैक्स तो हमें, क्योंकि खर्चा तो कंपनी ने एक तरह से आपको सैलरी दी है। क्या ख्याल। अच्छा बच्चों अब आगे क्या जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि बात है जी क्या चल नहीं रहा यार। अच्छा एनी अलाउंस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो देखिए अक्सर होता है कि वो आपको ना एक बेसिक सैलरी देता है, और जो बेसिक सैलरी होती है वो किस चीज की होती है, वो आपकी बेसिक कॉस्ट ऑफ लिविंग है। कि मैं कहता हूं तो मैं 1,20,000 रुपए महीना दूंगा, वैसे तो अब 1,20,000 लेता कोई नहीं। हाँ मैं सही कह रहा हूं, आजकल तो महंगाई का आलम, 30,000 तो बिल आ जाता है घर का नहीं। और जिस बंदे के बेचारे के 5-6 बच्चे हैं, 10,000 रुपए फी बच्चे का स्कूल की फीस लगाएं तो 1,10 तो ये बन गया नहीं बच्चों। अच्छा तो मैं ये बात करूंगा भी मैं आपसे करूँ ये लाइट वगैरह एलजीएस वगैरह पढ़ाना हो तो इससे ज्यादा पैसे चाहिए। बस एनीवे बेसिक सैलरी कितनी हो गई, ये है कॉस्ट ऑफ लिविंग, लेकिन उसके साथ साथ कोई सबसिस्टेंस देना पड़ेगा। सबसिस्टेंस मतलब ये वैसे तो इन दोनों का मतलब एक ही बनता है, गुजर-औकात। सबसिस्टेंस क्या होता है, गुजर-औकात। तो बेसिक सैलरी जो होती है कॉस्ट ऑफ लिविंग या सबसिस्टेंस होता है। उसके साथ आपको किराया दे दिया, चलो यार तुम घर लेते हो ना तो घर का किराया भी हम दे दिया, ये भी सैलरी का हिस्सा हो सकता है कि चलो यार साल का ना रेंट अलाउंस तुझे दे देते हैं, और रेंट अलाउंस तुझे देते हैं 80,000, ठीक है बच्चों, 80,000 महीने में तुम घर ले लो। अच्छा उसके अलावा ऐसा करते हैं तुम्हें कुछ यूटिलिटीज दे देते हैं, बिजली का बिल वगैरह। तो चलो यूटिलिटीज में ऐसा कर देते हैं, सर्दियों में बिल कम आता है, गर्मियों में ज्यादा आता है, 20,000 रुपया कर देते हैं, गर्मियों सर्दियों का एडजस्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद ऐसा करते हैं तुझे ना तुम्हारे बच्चे कितने कहते हैं, मेरे 12 बच्चे नहीं सॉरी वो कहता है मेरे 4 बच्चे, तो हम ऐसा करते हैं उनकी एजुकेशन और उनके स्कूल की फीस दे देते हैं। लेट से उनके स्कूल की फीस हमको 30,000 रुपया ये दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम तुम्हें ना कुछ इंटरटेनमेंट का खर्चा दे देते हैं। अच्छा इंटरटेनमेंट का खर्चा क्या होता है, वैसे तो हमारे यहाँ इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्कों में बड़ा कॉन्सेप्ट है, पर्टिकुलरली अब चाइना में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जो है ना ये अली बाबा और ये इनके जो एम्प्लॉयज हैं, इनके मालिक ने इन्हें 15 दिन या 1 महीने के वर्ल्ड टूर में भेजा है अपने एम्प्लॉयज के एक बड़े नंबर को, और उसके साथ वो जो शिप में नहीं जाते और जाके वहां शिप में मछलियां पका के खाते हैं, वहां भेजा सैर के लिए। और उसमें अटलांटिक ओशन भी जाएंगे, पैसिफिक ओशन भी जाएंगे, उससे आजकल अंदाजा करें। तो आजकल ये भी है कि ठीक है यार इतनी मेहनत बंदा कर रहा है तो उसको थोड़ी सी रिक्रिएशनल ऑफ दे देते हैं, और साथ उसको 40,000 रुपया दे देते हैं कि चलो यार वो तो हम नहीं कर सकते कि तुझे शिप की सैर कराएं, तो तू मरी की सैर कर, तुझे 40,000 दे देते तो तू मारे से होटल में जाकर रह ली,
ठीक है बच्चों, तो ये इसको जमा कर लेंगे सारे को, तो ये क्या बन जाएगी आपकी, ये आपकी सैलरी, इसको हम कहते हैं ये सैलरी है। क्लियर बच्चों, बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, जब हम इसको पढ़ाते हैं तो दिल भी जल रहा होता है अंदर से कि यार ये इसको सैलरी कहते हैं, हमारी कौन सी सैलरी, नहीं बच्चों, है ना, लेकिन मजबूरियां क्या करें। अच्छा, इसलिए कहते हैं सीए कर लो कर लो कर लो, लेकिन हम लोग सुनते ही नहीं तो। अच्छा बच्चों, यहां तक कोई चीज मुश्किल? तो बेसिक सैलरी क्या हो गई, रेंट अलाउंस क्या हो गया, यूटिलिटीज हो गई, एजुकेशन हो गया और एंटरटेनमेंट, इसको जमा करने से सैलरी बनती। मुश्किल बात तो नहीं करती कोई। अच्छा, अब बच्चों एक चीज आ जाती है और वो ये है कि इसके अंदर आपको ना एक चीज का ख्याल रखना होगा, वो क्या, एन एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉय दैट पेड आर रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। ऐसा भी तो हो सकता है ना, एम्प्लॉय पहले खर्चा करके आ जाए अपनी पॉकेट से और वापिस आने पर एम्प्लॉयर कहे कि हाँ यार तू खर्चा कर रहा है अपनी पॉकेट से, तो अब इस पॉकेट में हमने तूने जो पैसे दिए थे वो पैसे डाल देते, वो पैसे जो तूने दिए थे वो पैसे अब वापस डाल देते। लेकिन ये जो खर्चा रीइंबर्स होता है ना, रीइंबर्स का मतलब क्या होता है, रीइंबर्स का मतलब होता है खर्च होने के बाद दोबारा वो स्टेटस तुम्हारा बहाल करे कि जितने पैसे तुमने खर्च किए उतने तुझे वापस कर। इसमें पहली बात तो ये है कि ये मिलते हैं आफ्टर कंजम्पशन, पहले नहीं, आपने खर्चा कर लिया नहीं, आफ्टर एक्सपेंस आपको दिए जाते हैं, एक्सपेंस से पहले नहीं। एक बात। दूसरी बात, जस्ट इक्वल टू एक्सपेंस दिए जाते हैं, जस्ट इक्वल टू एक्सपेंस। यानी मिसाल के तौर पे मैंने आपको किसी काम भेजा है एम्प्लॉयर और आप 50,000 खर्च करके आ गए, तो मैं आपको 50,000 ही दूंगा। तो पहली बात, खर्च पहले हुआ, मिला बाद में। दूसरी बात, उतना ही मिलेगा जितना है। और एक बात हो, नॉट एडेड इन सैलरी, ये सैलरी में कभी ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं ऐड होगा जी? सोचें यार, आप मेरी खातिर कराची गए, होटल में रहे, टैक्सियां ली, गाड़ियां खर्च की और वहां जाके आप डेलीगेशन से मिलके आए हैं, क्या इसे मुझे सैलरी में दाखिल करना चाहिए? सैलरी में दाखिल करूंगा तो टैक्स बन जाएगा। ये क्या, ये तो खर्चा है। इस चीज का असूल क्या है, एन एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉय फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटी, यहां लिख दे फॉर परफॉर्मिंग, अच्छा ये लॉ में नहीं लिखा है, ये मैं खुद डाल रहा हूं, परफॉर्मिंग ड्यूटी, ताकि आपको याद रहे ना कि ये खर्चा, एन एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉय फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटी दैट इज पेड आर रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर अदर देन द रीइंबर्समेंट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, यानी मोटिवेशनल बोनस वगैरह के अलावा। लेकिन रूल क्या है इसका, पहली बात, ये मिलेगा कब, जब खर्चा आप कर चुके होंगे। दूसरी बात क्या है, शाबाश, उतना ही मिलेगा जितना खर्चा कर चुके हैं। और तीसरी बात यह है कि ये सैलरी का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि उसने खुद कह दिया अदर देन द रीइंबर्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। अच्छा, अब बात आ गई बच्चों ये कि यहां पे हम बात कर लेते हैं इसकी। पहली बात, मिस्टर अफाक इज वर्किंग फॉर एन एग्जीक्यूटिव इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फर्म एंड ही हैज गिवन फॉलोइंग डिटेल्स इन ऑर्डर टू कैलकुलेट हिज टैक्सेबल इनकम। क्या क्या है बच्चों? पहली बात क्या है, बेसिक सैलरी। हम कहते हैं जी ठीक है, यहां पे लिख देते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, और यहां पे लिखते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस, यहां पे लिख देते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यहां लिखते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, यहां पे लिखते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यहां पे डैश डाल, यहां पे डैश, यहां पे डैश, यहां पे डैश, सिर्फ याद दिलाने के लिए कि आपको याद रहे कि ऐसे होता है। सबसे पहले क्या डाले इसकी, बेसिक सैलरी। ये लिखा हुआ हजारों में, तो हजारों में ही रहने देते हैं, हमारा भी काम आसान है। तो बेसिक सैलरी भाई की जो है वो है कितनी, 4,80,000। ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चों एक आ गया क्या जी, डियरेंस अलाउंस। महंगाई होती है, मालिक को एहसास होता है, वो कहता है पे रोल तो रिवाइज होगी, बड़ा टाइम लगेगा, ऐसा करते हैं ये जो रैंक 2 के ऑफिसर है ना, इन सबको एक डियरेंस अलाउंस तो देना शुरू करो ना, ताकि ये जो रिसेंटली पेट्रोल 200 रुपए का हो जाना है तो बेचारे मैनेज तो कर सकें, है ना जी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, डियरेंस अलाउंस। उसके नाम से ही नजर आ रहा है
हमदर्दाना गौर, गरीब आदमी का हमदर्दाना गौर, और उसको कितना दे दिया आपने, शाबाश 98,000 दे दिया कि यार ये पेट्रोल शेट्रोल। तो सारे ये जो मार्केटिंग के लोग होते हैं जो बड़े पैमाने में मार्केटिंग करते हैं, मेरे एक खालू ससुर वो करते हैं, उसके अंदर ये जो होते हैं ना फीड, चिकन का फीड, उसके अंदर तो वो क्या नाम लेते हैं, वेट डॉक्टर भी हैं और अमेरिका से स्पेशलाइजेशन भी करके आए हैं, तो उनको करोला वगैरह दी हुई है और उनको पेट्रोल वगैरह लाखों रुपए में मिलता है। और फिर इतना फिरते हैं, खर्चे वर्चे आते हैं, तो उनको वैसे भी डियरेंस अलाउंस दे देते हैं क्योंकि सैलरी वाइज करने में टाइम लगेगा। तो ये डियरेंस अलाउंस होता है कि गुजरवात हो जाए उसका। फिर क्या मिल गया बच्चों, हाउस रेंट पर एनम। हाउस रेंट पर एनम कितना दे रहे हैं, 4,60,000। अब देखिए जो बड़े अफसर होते हैं ना, उनकी सैलरी और उसका हाउस रेंट बड़ा करीब करीब होता है अक्सर, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। सारी बातों में बड़ा घर लेके रहने को कहा जाता है ताकि कोई डेलीगेशन मिलने आ जाए तो ये ना हो कि हम जनाब जो है सब्जादार की गलियों में फिर रहे हो, यहाँ पता लगे कि आप फिरोजवाला की लाइनों के पड़ले पासे रहते हैं, तो वहां पे तो ना चाइनीज को लेके आ सकते। तो इसलिए फिर हमारी ख्वाहिश होती है कि आप घर बड़ा लें जिसके अंदर सिटिंग एरिया बड़ा हो, ताकि अगर कोई डेलीगेशन आ जाए तो प्रॉपर चाय वाय सर्व करके आ जाए। अच्छा बच्चों, अब आगे आ गया, ड्यूरिंग द ईयर ही वाज सेंट बाय कंपनी टू सिंगापुर फॉर पर्पज ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेवलिंग लॉजिंग कॉस्ट कितनी आई, 8 यानी 8 लाख रुपए, 800,000 रीइंबर्स बाय कंपनी। तो बच्चों ये जो बंदा जो है वो ट्रेवलिंग करके आया है, क्या करके आया है, ट्रेवलिंग करके आया है, तो क्या ये पैसे डालने चाहिए हमें इसके अंदर, ये नहीं डालेंगे। तो ये क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंस है, तो ये ट्रेवलिंग के पैसे हम इसके अंदर नहीं डालते। ठीक है, ये रीइंबर्स हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, रीइंबर्स हो रहे हैं, इसीलिए तो ये सवाल बना है कि रीइंबर्स के पैसे सैलरी में नहीं डाले। अच्छा बच्चों, अब क्या होगा जी, आगे कहता है ड्यूरिंग द ईयर ही आल्सो बॉट अ मैगजीन। ये वो वाला मैगजीन नहीं जो कल समाचार में चले हैं, ये कौन सा वाला मैगजीन है, ये जर्नल है, और इसके लिए रुपीस 12,000 ये भी कंपनी देगी। ठीक है जी। अच्छा, अब ये वाला जो है ना कि रीइंबर्स मैगजीन, ये आएगा क्योंकि ये जॉब का हिस्सा नहीं कि आप मैगजीन पढ़ें और उसके अंदर देखें कि अगली हुकूमत किसकी आ रही है। तो ये इसके पैसे रीइंबर्स हुए, ये खर्चा है, ये नहीं सॉरी, ये डालना पड़ेगा सर, क्योंकि ये जॉब का हिस्सा नहीं ना, अगर ना भी पढ़े जॉब हो जानी। हाँ, अगर आप डॉक्टर होते और ये मेडिकल जर्नल होता, और अगर फर्ज करें कि आप गुर्दों के डॉक्टर हैं तो गुर्दा कैसे निकाल के बेचते हैं, तो सॉरी गुर्दा कैसे डालते हैं, अगर उसके ऊपर कोई जर्नल होता फिर हम कह सकते हैं, लेकिन ये जर्नल जो है जरूरी नहीं था। अच्छा बच्चों, अच्छा जी, अब उसके बाद आगे ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज आल्सो पेड हिज होम इंश्योरेंस एक्सपेंस माउंटिंग, क्या हाल है, 20 तो यानी 20,000, तो ये इंश्योरेंस के पैसे भी किसके होंगे, ये काउंट होंगे सैलरी, क्योंकि ये बेनिफिट इसका आपको मिल सकता है। फर्ज करें आप सो रहे हैं, घर को आग लग गई, तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा, तो बेनिफिट आपको ही देना है, कंपनी थोड़ी कहना नहीं हमने दी थी इसकी इंश्योरेंस का, तो इसके पैसे हमें दे दो, बंदा चाहे फड़क गया तो इसकी बेवारत फट डाल दी, नहीं बच्चों, वो कहेगी भाई ये बेनिफिट का हिस्सा। और इसको क्या करेंगे बच्चों, टोटल कर लेंगे। फर्ज कीजिए यहाँ ये टोटल आ गया और ये टोटल नीचे आ गया, तो ये क्या बन गया बच्चों, अमाउंट। ठीक होगी बात, ये टोटल करने की जरूरत तो नहीं है कि कर दूं, बस एक ये बात समझाने के लिए बात की थी कि रीइंबर्स जब होता है तो फिर हम उसको जो है सैलरी का हिस्सा नहीं बनाते। ठीक होगी बात। अच्छा, अब बड़ी जरूरी बात एक करने लगा हूं, और वो बात यहां तक क्लियर है, पहले तो ये बता दें। अच्छा, अब जो बात करने में बड़ी जरूरी है, इसके अंदर कहता है द अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट लाई आर एडिशनल टू सैलरी, यानी ये सारी अमाउंट किस जम्मत में, शाबाश, किसी चीज के बदले में है, लाई का मतलब किसी के बदले में है, और दूसरी बात आर इन एडिशन टू सैलरी, सैलरी के अलावा। मिसाल के तौर पे 5 पेमेंट्स हैं, कितनी पेमेंट्स हैं, 5 पेमेंट्स हैं, एक एक को डिस्कस करते हैं, 5 वाला 17 बना लेते हैं ना ताकि भूले ना। तो सबसे पहले
पहली डिस्कस करते हैं। पहली क्या है जी? बाय ए पर्सन फॉर एग्रीइंग टू एंटर इनटू एन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। तो कोई एम्प्लॉयमेंट रिलेशन बनाने के लिए उसको स्पेशल पैसे दिए गए। ठीक है जी, कि फर्ज करें कि मुझे बुला लेते हैं जाफर साहब या तलहा बुला लेता है पैट में, और बुला के हम बशीर साहब हमारे साथ एक एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप कायम कीजिए, हम आपको 10 लाख रुपए देते हैं। सिर्फ किसकी बात का? कि आप अपने करीबी दोस्त इकराम साहब, दोस्त शाही साहब और राना साहब को छोड़ के आ जाए, इसके लिए 10 लाख। क्योंकि ये नया रिश्ता है, तो नए रिश्ते के नए पैसे। कितने पैसे बच्चों? कॉस्ट एंड बेनिफिट देख लेंगे। वैसे तो मैं मेरा लॉयल आदमी, लेकिन पैसे एक खास हद से ऊपर चले जाएं तो लॉयल किसके साथ? पैसों के साथ या क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका जवाब फिर कभी देंगे आपको। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, तो ये हो गया, समझ आ गया? अच्छा, सेकंड, बाय अ पर्सन फॉर एग्रीइंग टू एनी कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर एनी चेंजेस टू दोस कंडीशन। जो आम हालात में कंडीशन होते हैं वो उसके अलावा कोई कंडीशन लगा देते हैं। क्या ख्याल है? तो मीन्स इसके पैसे, वो कहते हैं जी एडिशनल कंडीशन लगाते हैं आपके ऊपर कि जी आप अपने लेक्चर नियर पियर के लिए रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे, इसके बदले में महीने का आपको 1 लाख रुपया भी मिलेगा। क्यों जी? नॉर्मल आवाज वाला बंदा भी अगर कोई लेक्चर अच्छे रिकॉर्ड करवा दे ना नियर पियर, 1 मिलियन साल का कहीं नहीं गया। नॉर्मल सॉन्ग मेरा एक कोर्स है जो बहुत कम बिकता है, ACCA का, अकाउंटेंट इन बिजनेस। मेरा वो भी साल का 1 लाख 1.25 लाख बेच जाता। कितना बिकता है? अभी एक सेशन में 10-12 कोर्स बिकते हैं बस, तब भी। अच्छा बच्चों, चलिए छोड़े। तो एडिशनल आप कह लीजिए कि एडिशनल आपने लगाया था, इसलिए आपको एडिशनल जो है उसका क्या करना पड़ेगा? कंडीशन माननी पड़ी। अच्छा जी, उसके अलावा क्या जी? उसके अलावा तीसरी बात क्या कर रहा है? तीसरी बात कर रहा है ये कि भाई ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग कंपनसेशन फॉर रिडंडेंसी लॉ, रिडंडेंसी यानी अगर आप फालतू हो गए, अगर आपको गोल्डन शेक हैंड दिया गया तो उसके इजाफी पैसे आपको मिलेंगे। और इसका मतलब यह है कि पहले से तय हो गया कि अगर कल को टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप हुआ तो तब आप मुझे क्या देंगे? है जी, टर्मिनेशन ऑफ रिलेशन। तो आप पहले से तय कर लेंगे, देखिए मैं अपनी पक्की जॉब छोड़ के आ रहा हूं, मेरे यहाँ पे ठीक ठाक रूट्स हैं, आप कहने छोड़ के आ जाए, तो 6 महीने बाद आप मुझे कहते हैं कि जब हमारे पास भी जॉब नहीं है या तुम हमारे साथ सिनर्जिकली सेट नहीं हो सके, तो पहले से तय कर लेंगे कि अच्छा अगर ऐसी सूरत हुई ना तो हम आपको 15 लाख रुपए और दे देंगे, और 15 लाख रुपए देके आपको रुखसत कर देंगे। और यकीन करें अगर ऐसा मुआहदा किया हो ना तो मैंने 4 महीने काम करना है, 5वें महीने मैं भी किसी ने लड़ पाना। तलहा नहीं हो रहा तो सुन मुखी वो खुद ही कहेंगे अल्लाह यार पैसे फटते निकल। ये अक्सर होता था, फार्मास्यूटिकल कंपनी में मल्टीनेशनल टाइड कॉन्ट्रैक्ट कर लेती थी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने जब उनसे जान छुड़ानी होती थी, 3-4 महीने को ऐसा बुलशिट, ऐसा ब्लेंडर करते थे कि वो बता कहते थी यार तू जा, हमने तुझे रिलैक्स किया। अच्छा बच्चों, ऐसे ऐसे लोग हैं यार, अल्लाह माफ करे दुनिया में। अच्छा बच्चों, अब बात समझ आ रही है आपको? अब ये किस चीज के पैसे हैं? पहले वाले पैसे कौन से हैं? एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप के। दूसरे वाले पैसे कौन से हैं? एडिशनल कंडीशन के। और तीसरे वाले कौन से हैं? अब देखते हैं चौथे वाले कौन से। चौथे वाले फॉर प्रोविडेंट आर फंड इफ इट इज नॉट रीपेमेंट आर कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉय, इट विल बी डिस्कस्ड एट द एंड ऑफ द दिस डिस्कशन। इस डिस्कशन एंड तक लास्ट में टॉपिक भी नहीं पढ़ा होगा। तो एक इसके अंदर एक फिर चौथी कंडीशन आ गई प्रोविडेंट की। अच्छा, प्रोविडेंट में यह भी हो सकता है कि ये कंडीशन रख दी जाए कि जनाब मैं कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट क्या है लगा हुआ बच्चों, मैं कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा। प्रोविडेंट में मेरी तनख्वाह में से भी जो कटना है वो भी आप देंगे।
यानी प्रोविडेंट फंड में आमतौर पे दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉय भी और एम्प्लॉयर भी। तो ये कंडीशन हो सकती है कि जी आप कंट्रीब्यूट क्या करेंगे, मैं नहीं करूंगा। अच्छा, और पांचवी कंडीशन क्या हो सकती है, बाय अ पर्सन फॉर एग्रीइंग टू रिस्ट्रिक्टिव कॉन्वेंट पास्ट प्रेजेंट पर्सपेक्टिव। तो कोई भी आप रिस्ट्रिक्टेड कॉन्वेंट लगा देते हैं, रिस्ट्रिक्टेड कॉन्वेंट लगा देते हैं, और इसमें तीनों लगा सकते हैं आप, यानी आप कह सकते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब मेरे पास इसकी कोई एग्जैक्ट एग्जांपल तो नहीं कि जो चारों पे लगती हो, लेकिन तीनों पे लगती हो, लेकिन एक एग्जांपल है कि वो आपसे कहते हैं देखें जी हमारा जो कॉलेज है ना गुजरांवाला वाला, आप गुजरांवाले के इलाके से बाहर जाएंगे ही नहीं, गुजरांवाले की हदूद के अंदर अंदर रहे, इससे बाहर जाने की इजाजत आपको ड्यूरिंग सेशन नहीं होगी। ठीक है, तो कंडीशन लगा दी ना उन्होंने, कन्वेंट लगा दी कि इस इलाके से आप बाहर नहीं जा सकते। अच्छा, ये अक्सर रेजिडेंट ऑफिसर पे लगी होती है। रेजिडेंट ऑफिसर से मुराद है जैसे मैंने कोई बर्फ खाना लगाया तो मैं रेजिडेंट ऑफिसर को कहूंगा तुम बर्फ खाने से बाहर नहीं जा सकते। क्यों कि अगर बर्फ खाना खराब हो गया, मशीन बंद हो गई, ना तुम्हें पता लगेगा, तुम पहुंचे हो कराची तो उसको चलाएगा कौन, तो हम ऐसी कंडीशन लगा देते हैं। इसी तरह हॉस्पिटल्स के अंदर जो रेजिडेंट ऑफिसर्स होते हैं रात के वक्त, उनके ऊपर कंडीशन होती है आप हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाएंगे, फर्ज माहौल कोई मसला हो जाए तो उसकी प्रोसीजर होता है। क्लियर बच्चों, नो प्रॉब्लम जी, कोई चीज मुश्किल। अच्छा, अब एक चीज सख्ती से मना है, ये पांचों बातें क्लियर हो गई। एक पैसा किसका है, एम्प्लॉयमेंट रिलेशन बनाने का। दूसरा किसका है, एडिशनल शर्त मानने का। तीसरा किस चीज का है, अगर रिलेशनशिप टूटा तो क्या देंगे आप, और प्रोविडेंट का है। और पांचवा रिस्ट्रिक्टिव, कि हम कहते हैं तुम इस एरिया से बाहर नहीं जाओगे, इस फैक्ट्री से बाहर नहीं जाओगे। अच्छा, अब देखिए कि बड़ी सख्ती से एक बात मना की जा रही है। आप देखिए किसकी तरह सख्ती से आपको मना कर रहा है ना। अच्छा, किस तरह से मना कर रहा है, गौर करें किस तरह मना कर रहा है ना जी। तो मना कर रहा है, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एन एक्सपेंस पेड बाय एन एम्प्लॉय अंडर द हेड ऑफ सैलरी। सैलरी से कोई एक्सपेंस नहीं तुम माइनस कर सकते, हालांकि होने चाहिए लेकिन कहता नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप कहेंगे देखें जी मुझे पूरा साल सैलरी के लिए नई शर्टें 6 लेना पड़ी, वो शर्टों के धोने के इतने पैसे लगे, पतलून नहीं लेनी पड़ी, 2 बेल्टें लेना पड़ी, 4 शूज लेने पड़े, और ये तो वो कहता नहीं जी ये एक्सपेंस माइनस नहीं हो सकता, हम ये मानते ही नहीं है, सैलरी के लिए कोई खर्चा आता ही नहीं है। क्लियर बच्चों। अच्छा जी, अब कर लेते हैं आखिरी बात और फिर आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ बोल देंगे। अच्छा, जो आखिरी बात है, देखो मुझे ज्यादा बातें करने की आदत कोई नहीं, मैं तो आपके लिए बोलता हूं इतना। अच्छा, एन अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज अ रिसीवेबल बाय एन एम्प्लॉय इफ इट इज पेड। एक अमाउंट जो रिसीवेबल समझी जाएगी, आपको मिलेगी अगर पे की गई। और वो क्या है कि ऐसी भी सूरत हो सकती है कि एक बंदा बाय एन एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉयर आपको हायर करे और फिर अपने एसोसिएट के लिए इस्तेमाल कर ले, और फिर किसी वक्त थर्ड पार्टी के लिए भी भेज दे आपको। वो कैसे, फर्ज करें आप एक टेलीकॉम इंजीनियर है, आपको पीटीसीएल ने हायर किया, ठीक है, तो पीटीसीएल आपका क्या हो गया, ठीक है, और उन्होंने किसी काम के लिए आपको कहा 2 महीने जाके यूफोन में ये जरा काम तो करके आओ। तो यूफोन क्या है, पीटीसीएल का एसोसिएट है। अब तनख्वाह आपको एक ही मिल रही है वहीं से, यानी पीटीसीएल जो आपका मेन कौन है, हायर करने वाली कंपनी। लेकिन अगर उन्होंने आपको बीच में 4 माह के लिए इधर भेज दिया, 6 माह इधर रख लिया, तो वो तनख्वाह आपको कहते हैं यूफोन से ले लो जाके, यूफोन दे रहा है आपको, इतराज नहीं। तो पीटीसीएल भी हो सकता है, उसका सब्सिडरी भी हो सकता है, यूफोन हो सकता है, और ये भी हो सकता है इस मसले में आके पाकिस्तान रेलवे को थोड़ी देर के लिए आपकी जरूरत पड़ गई है यहाँ किसी और इदारे को, और वहां आपको भेज दिया गया, फिर वहां गए तो 2 माह 6 माह की सैलरी यहां से मिली, 2 माह की 4 माह की यहां से मिली, और आखिरी 2 माह की साल की सैलरी फिर आपको दे दी गई कहां से, पाकिस्तान रेलवे से। नो मैटर, तो ऐसा हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल द अरेंजमेंट इज देयर बाय द एम्प्लॉय कि आपको एक अमाउंट पे की जाए। कहां से पे की जाए, एम्प्लॉयर खुद करे, उसका एसोसिएट भी कर सकता है। एसोसिएट कौन है उसका, यूफोन। और ऐसा भी हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा हो और वो आपसे कहेंगे ये पे जो है ये आपको वो दे देंगे, क्या ख्याल है,
अच्छा, ऐसा अक्सर आपके साथ होगा जब आप करेंगे आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप आप किसी अच्छी कंपनी में ले लेते हैं, जैसे फॉर्गोसन में या केपीएमजी में ले लेते हैं। वो जाते हैं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल में, वहां जाके आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो आपको बंदा है ना, इसकी आर्टिकल रिपोर्ट आप भी भेजते हैं, ये बंदा हमें परमानेंट दे दे। तो कह रहे ठीक है ले ले। कितनी देर के लिए जो होगा, 4 माह के लिए हमें 4 माह की पे आप देंगे, ठीक है भेजिए। तो ऐसा हो जाता है कि वो आपकी सब्सिडरी है ना, कॉन्ट्रैक्ट वो वहां आप वो काम कर रहे हैं, अगर आपको मंजूर है तो मूव कर दे। शर्त के बंदे को मंजूर होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि बाय पास्ट आर पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयर, यानी 1 साल की रिटर्न जमा कराने जाते हैं तो पता लगता है आपने 1 साल में 3 जॉब चेंज की हुई है। पहले आप काम कर रहे थे, फर्ज करें हमदानी कॉलेज में कराची में, क्या जी हमदानी कॉलेज में कर रहे थे। फिर आप लाहौर आ गए, आपने कितना काम कर लिया सीएफई में, ठीक है जी। और फिर आप चले गए गुजरांवाला और सॉरी फैसलाबाद, और वहां जाके आप जो है वो कायदे आजम कॉलेज में काम कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप पास्ट में किसी और के एम्प्लॉय थे, पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयर आपका कोई और हो, तब भी आपको टैक्स सब पे देना पड़ेगा। तो एक टैक्स रिटर्न में ये भी हो सकता है पीटीसीएल की सैलरी भी हो, यूफोन की भी हो और पाकिस्तान रेलवे की भी हो। और ये भी हो सकता है कि एक ही साल में कई नौकरियां चेंज की हो, तो एक सैलरी लिखी हो कहाँ की, हमदानी कॉलेज की, बाकी सैलरी कुछ सीएफई की और आखिरी कायदे आजम कॉलेज की लिखी हो, कोई मसला नहीं। अच्छा, फिर आखिरी बात क्या हो गई? आखिरी बात ये हो गई कि ऐसा भी हो सकता है कि टू एम्प्लॉई एंड एसोसिएट ऑफ एम्प्लॉई आर थर्ड पार्टी अंडर एग्रीमेंट। अच्छा, ये रिसीविंग के एंगल से, ये किसके एंगल से है? रिसीविंग के एंगल से। मिसाल के तौर पे अब आप मुझे तनख्वाह देने आए, ये पहले वाले कौन से थे? गिविंग के एंगल से। ये दो देने के एंगल से और ये एक सैलरी लेने के एंगल से। तो सैलरी कौन कौन ले सकता है? सैलरी एम्प्लॉय खुद वसूल कर सकता है। मिस्टर आबिद कहते हैं सैलरी मेरे हाथ में ही देना, तो आपने मिस्टर आबिद को सैलरी दे दी। मिस्टर आबिद कहते हैं ऐसा करना, मेरा छोटा बेटा आएगा उसको सैलरी दे देना, ठीक है। और मिस्टर आबिद कहते हैं नहीं मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूं, मेरा पड़ोसी आएगा सैलरी ले जाएगा। क्या ख्याल है? तीनों सूरतें हो सकती हैं। तो पहली सूरत क्या है? सैलरी देना। तो देने में कंपनी हो सकती है, उसकी सब्सिडी हो सकती है, उसका कोई क्लाइंट हो सकता है। एक ही रिटर्न में सैलरी पास्ट एम्प्लॉयर की भी हो सकती है और करंट की भी हो सकती है। और लेने के एंगल से एक सैलरी आप खुद भी वसूल कर सकते हैं, आपका कोई एसोसिएट भी वसूल कर सकता है, और आप किसी थर्ड पार्टी को भी कह सकते हैं कि मैं मुझसे बाहर जा रहा हूं, मेरी तनख्वाह इस बंदे को दे देना। यहां आप कहते हैं मेरी पुप्पो आएगी उसको दे देना। नहीं बच्चों, आपकी मर्जी, सैलरी आपकी। ठीक हो गई ये बात? नो प्रॉब्लम। चल, तो ये बातें हो गई क्लियर है। टाइम है हमारे पास? नहीं है, थोड़ा सा तो है, मामूली सा। 2 मिनट, 3 मिनट, चल 3 मिनट, चल 3 मिनट है बच्चे मान। अच्छा बच्चों, एक तरीका ये होता है कि जैसे आपने देखा कि ये लगता नहीं कि ये बंदा बड़ा लाडला है, नहीं देखे ना, ऐसा तो कोई यही हो सकता है कि इसने सीएफए किया और बैंक उसको बुला रहा हो और वो कहे कि ये तुम प्रोविडेंट पैसे तुम डालोगे और ये जो मैं छोड़ के आ रहा हूँ इसके पैसे तुम दोगे, मैं दुबई की अच्छी नौकरी छोड़ के आया हूँ, ये जो तुम मेरे ऊपर कंडीशन लगा रहे हो इसके पैसे अलहदा दोगे, और अगर तुमने मुझे निकाला तो इतने लाख दोगे, और जनाब जो है तुमने कहा कि अगर मैं पाकिस्तान में 3 साल काम करूंगा इसके पैसे अलहदा दोगे। अब वो एक शर्त और रख देता है, लाडला आदमी शर्त रख सकता है, तुमने एक शर्त और रख ली, टैक्स फ्री सैलरी टू एम्प्लॉयज। मैं अपनी सैलरी लूंगा, मेरी सैलरी का टैक्स तुम दो। बताओ, यानी टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर, टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर, टैक्स एम्प्लॉयर को देना होगा। अब इसमें आमतौर पे एम्प्लॉयर जो है ना बड़ी जान छुड़ाते हैं, इससे एम्प्लॉयर बहुत ज्यादा जान छुड़ाते हैं। एम्प्लॉयर कैसे जान छुड़ाते हैं? एम्प्लॉयर इससे जान इस तरह से छुड़ाते हैं कि एम्प्लॉयर हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि अच्छा भाई अगर तुम ये कंडीशन लगा रहे हो ना तो तुम ऐसा करो, मेरे से ना एक फिक्स्ड अमाउंट ले लो, फिक्स्ड अमाउंट ले लो और वो टैक्स बेनिफिट के तौर पे तुम खुद ही उसको इस्तेमाल कर लेना।
ये सबसे आसान तरीका है, सब लोग इसी तरह से करते हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि बहुत कम लोग इस चक्कर में पड़ते हैं कि टैक्स बॉर्न बाय एम्प्लॉयर, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल एक्सरसाइज है, इस चक्कर में वो नहीं फंसता। क्योंकि इस चक्कर में फंसने का पता है क्या मसला होता है? इसमें मसला ये होता है कि जी तुमने टैक्स दिया ना, फर्ज करो तुमने 1 लाख सैलरी दी है, अब साल बाद उस पर टैक्स बना लेट सपोज 25,000, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा 25,000 भी सैलरी में ऐड करो, 25,000 भी सैलरी में ऐड करो। अच्छा सैलरी में ऐड कर दिया, अब दोबारा टैक्स लगाओ, ठीक है। अच्छा फिर पता चला टैक्स बना है 16,000, पता है 16,000 ये भी तो सैलरी है, तुम दे रहे हो ना, दोबारा ऐड करो, अब फिर ऐड हुआ, अब फिर टैक्स लगाओ। इस तरह टैक्स कमो बेश मल्टीपल टाइम्स कंप्यूटर लगाता है, जाहिर है इंसान तो नहीं लगा सकता, लेकिन हमें जब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है तो हम कमो बेश 3 दफा टैक्स लगाते हैं। यानी हमें इसके अंदर कंप्यूटर की तरह एक लूप चलाना पड़ता है, फिर टैक्स लगा, फिर टैक्स लगा, फिर टैक्स लगा, 3 को लगा के हम कहते हैं हम थक गए, अभी अमाउंट जमा करते हैं, और फिर हम क्लेम करते हैं यार थोड़ा सा एम्प्लॉय को बढ़ा देते हैं। कहानी तो खत्म करनी है नहीं, लेकिन वो जितना साइकिल ज्यादा चलेगा टैक्स एम्प्लॉयर को जाएगा, और जितना साइकिल कम चलेगा उतना टैक्स एम्प्लॉय को जाएगा। लेकिन हम उस मशीन को कम से कम 3-4 दफा चला के धक्का मार के कहते हैं बस भी क्लियर बच्चों। अब ये जो मामला है ना, ये वाकई एक टेक्निकल मामला है जिसके ऊपर एक पूरा लेक्चर जो हमें लगाना पड़ेगा। क्लियर जी? तो इसके ऊपर एक लेक्चर लगाते हैं कल, फिर क्या ख्याल, ठीक है जी। अच्छा यहां तक कोई चीज मुश्किल लगी हो तो बताइए, क्यों बच्चों? नो प्रॉब्लम जी। तो एंड कर सकता हूं मैं लेक्चर को, तो हम इसको एंड कर देते हैं बच्चों, ये एंड हो गया जी। अच्छा तो इसको क्लोज कर दिया। अच्छा इसके यार ये तो बटन था एक,